एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स की टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट के या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रीवियस यानी पिछले कई वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature, right? After the collision the fraction of energy lost by the colliding body A is ना, तो कितना है फ्रैक्शन एनर्जी लॉस। तो इसमें अगर हम A के मास को हम m1 माने तो m1 जो है हमारे पास 4m है, B के मास को हम m2 सपोज करें तो दिस इज़ 2m, राइट, दिस इज़ 2m, ये 2m है। तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए या एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी ही है, ये जो है फ्रैक्शनल लॉस है, ठीक है, या फ्रैक्शनल चेंज है। तो लॉस है क्या है वो तो भी पता ही चल जाएगा। इसका जो एक्सप्रेशन होता है इट इज़ 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड इट्स होल स्क्वायर, राइट। ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की मदद से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 4m इंटू 2m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 2m, यानी कि ये 6m हो गया और इसका स्क्वायर। तो ओवरऑल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36m स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, है ना, ये 8 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है करेक्ट क्या इसमें, 8 डिवाइडेड बाई 9, हाँ बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेल्टा के ए अपान के इज इक्वल टू 4m1 अपान m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये आया कैसे, है ना, कहाँ से आया हुआ है। तो इसको भी हम चाहें तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आया हुआ है ये चीज़, है ना। इसको हम देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। तो अब ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, इट्स मास इज m2। ये रेस्ट में है यानी कि रुका हुआ है और ये u स्पीड से इधर मोशन कर रहा है, तो इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद मैं यहाँ सपोज़ करता हूँ कि ये जो m1 मास का ब्लॉक है और ये जो m2 मास का ब्लॉक है ये मोशन करेगा। मान लीजिए m2 मास का ब्लॉक v2 स्पीड से मोशन कर रहा है और m1 इस अपोजिट डायरेक्शन में कितने से मोशन कर रहा है, v1 से मोशन कर रहा है, ठीक है। ये है, ऐसा होना चाहिए। तो ये कोलिजन से पहले का और कोलिजन के बाद का है। फिर यहाँ पे अगर ये एक इलास्टिक कोलिजन है तो इनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड्स आफ्टर द कोलिजन्स, तो आफ्टर द कोलिजन जो रिलेटिव स्पीड इनकी होगी वो v2 माइनस v1 किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, अपान इसी डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड अगर देखें तो u माइनस 0, ये 1 हो गया। यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u विल बी इज इक्वल टू v1 प्लस v2, और अगर यहाँ से हम v2 की वैल्यू निकाल लें तो हमें मिल जाएगा u माइनस v1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बन गया है फिर यहाँ से। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम अगर इसमें लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ को यूज़ करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि m1 इंटू यू यानी बिफोर द कोलिजन लीनियर मोमेंटम, आफ्टर द कोलिजन तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 प्लस m2 v2। अगर v2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, हाँ यहाँ पे प्लेस्ट कर दें v2 की वैल्यू, तो m1 u इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m2 u माइनस m2 v1, इतना मिल जाएगा ना यहाँ पे। ये v2 की वैल्यू प्लेस पुट करने पर यहाँ पे इतना मिला हुआ है। एक काम करते हैं कि हम लोग जो है v1 को एक पास और u को साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू यू, दिस कैन बी रिटन एज माइनस में m1 प्लस m2 इंटू v1। तो अगर यहाँ से v1 की वैल्यू निकालें तो इट विल बी इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई माइनस
m1 प्लस m2, राइट, ये इतना इंटू फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे u। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई v1 की वैल्यू, राइट, ये v1 की वैल्यू हो गई है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमें देखना है पहले पार्टिकल के, ठीक, तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज़ हाफ m1 u स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ, मास तो वही है लेकिन स्पीड v1 हो गया है, तो अब ये v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा के यही हो जाएगा फिर यहाँ से, तो डेल्टा के 1 दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर माइनस, ये v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें, v1 की वैल्यू पुट करने पर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई माइनस m1 प्लस m2 इंटू u, इतने का होल स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो डेल्टा k1 दिस इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ m1, इसको सॉल्व करने का मतलब यही है कि ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी है, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको भी हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही होंगी, उनको हम कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, जैसे कि हाफ m1 u स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा दोनों जगहों से, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा के 1 दिस इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा हमें m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, है ना, इतना मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा के 1 दिस इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, ठीक है, माइनस माइनस में हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो इसको अगर हम राइट करें यहाँ से अच्छे से तो डेल्टा के 1 दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर, तो ये जो हाफ m1 u स्क्वायर है अगर इसको देखें तो ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पहले ना, जब उसकी स्पीड u थी और m1 उसका मास था, तो k1 है। इसको अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको चाहें तो हम फिर इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपान k1 हो गया। तो अब देखो इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल, जैसे इससे ये और ये कैंसिल, 2m1 और 2m1 m2 जो जोड़ करके हो जाएगा 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, यही तो था ना यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में वहाँ पे राइट किया हुआ है, बेसिकली यही तो राइट किया हुआ है ना। तो अगर ये इतना हमने राइट किया हुआ है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है ना यहाँ पर आपके, हाँ, तो ये इतनी चीज़ हो जाएगी फिर यहाँ पे, ओके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डेल्टा के ए अपान के ए इज इक्वल टू इतना हो जाना चाहिए, और इस हिसाब से ये चीज़ हो जाएगी 8/9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इन मीटर। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर। तो y डायरेक्शन में अगर ये फोर्स लग रहा है ना, तो हमें क्या करना है, वर्क पता करना है। देखिए वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट फोर्स उस कंडीशन में कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल है ना, क्योंकि y जैसे जैसे चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क होगा W, दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो कहाँ से, 0 से लेकर के कितना है, 1 मीटर, है ना। तो लिमिट लगा देंगे और इस क्वेश्चन को हम यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं तो 20 प्लस 10y, इसका हमें इंटीग्रेशन करना y के रिस्पेक्ट में, और लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक। तो W विल बी इज इक्वल टू
20 और 10y इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 20 का तो हो जाएगा 20y प्लस 10y का हो जाएगा 10 इंटू y² और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10/2 यानी कि 20 प्लस कितना हो गया 10 इंटू 1² 2। एक तो ये मिल गया माइनस, एक बार हम 0 पुट करेंगे y के प्लेस पे तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी 0 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो W हमें मिल जाएगा कुल कितना 25 जूल। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो वर्क हुआ है वो कितना हुआ है 25 जूल हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देखो नीट 2019 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी नीट 2019 की परीक्षा में पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूरी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, अ मास यम इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो अगर मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपने लर्न किया हो तो जाना होगा कि इसमें बेसिकली हम लोग 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते हैं। एक तो इसका सबसे लोअर पॉइंट, ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और ये टॉप पॉइंट है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट पार करने के लिए जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो 0 हो जाता है। यहाँ पे टेंशन देखते हैं तो यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो पॉइंट ए पे टेंशन मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ थोड़ा कम होगा, क्यों कम होगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, वो देखते हैं। जैसे कोई बॉडी यहाँ पे अटैच है यम मास का, तो एक mg फोर्स भी तो लग रहा है, साथ ही साथ ये इधर v स्पीड से मोशन कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। यानी कि ओवरऑल जो ये टेंशन इस पर लग रहा है, एक तो mg है प्लस क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स भी है ना इसमें। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg ये दोनों मिल करके एक ज़्यादा अमाउंट का फोर्स होंगे। और यहाँ पे वही चीज़ केवल मात्र टेंशन होगा, और यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो उसको mg से मिलने लग रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट लोअर पॉइंट पे जो है टेंशन इसमें जो होगा ज़्यादा होगा, और जब टेंशन ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा होंगे, या वायर के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसमें ऑप्शन पूछ रहा है कि कहाँ पे ज़्यादातर चांसेस है ब्रेक होने के। इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, यानी वर्टिकल से 60 डिग्री मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि उससे ज़्यादा भी यहाँ पे है, तो लोअर पॉइंट पे है। लोअर पॉइंट मतलब कि ये द मास इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट, तो जो मास है वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा। तो ये इतना, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और साथ ही साथ अगर हम इसको न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना चाहें तो भी देख सकते हैं, इतना ये होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, राइट। 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular direction with speed v, यानी कि दो तो जो हैं मूव करने लगे हैं ऐसे, एक इधर की तरफ मूव करने लगा है v से, इसका मास m है, और दूसरा था यहाँ पे इधर कहीं ये मूव करने लगा है, ये भी कितने से v से मूव करने लगा, इसका मास कितना है m है, राइट। तो तीसरा जो कोई होगा मान लीजिए जिसका मास कितना बचेगा 3m, क्योंकि टोटल मास कितना है 5m है, तो 3m इधर कहीं मूव करेगा, फिर वो किधर की तरफ कितना मूव करेगा वो हम पता कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखें तो लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन ये कितना है 0 है। आफ्टर द कोलिजन मान लो ये x डायरेक्शन में जा रहा है, ये y डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मास हो गया m और इसकी वेलोसिटी v है, तो किस डायरेक्शन में है x, तो v i कैप कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस इसका भी मास m है, इसको कर दिया v j कैप, प्लस तीसरे वाले का मास है 3m। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, इसकी कुछ मान लेते हैं वेक्टर v3 हो जा रही है। तो यहाँ से हम चाहें तो वेक्टर v3 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेक्टर v3 कैन बी रिटन एज, कितना लिखा जा सकता है भाई वेक्टर v3 को m ये तो कैंसिल हो गया है, वैसे इधर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -3v हो जाएगा। तो मतलब वेक्टर v3 विल बी इज इक्वल टू -1/3, और 1/3 क्या v भी हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं ना, तो v हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, ये इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लें, यानी कि केवल v3 निकालें, तो ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा। इसका जो है क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, राइट।
तो इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं एक बार कैसे हम सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो पहली बात तो ये चीज़ हो जाएगी, स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2, मतलब कि ओवरऑल ये चीज़ जो हमें मिलेगी दिस विल बी v बाई 3 रूट 2, है ना। तो ये स्पीड मिल गई इसकी यहाँ से। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। तो बोल ये रहा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो एनर्जी मतलब क्या, पहले तो रेस्ट पे था तो एनर्जी 0 है। अब इनकी जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई होगी उतनी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी। तो हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ यम वी स्क्वायर, दूसरे के भी हो जाएगी हाफ यम वी स्क्वायर, तीसरे की अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ उसका मास जो कि 3m है और स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो E इज़ इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ये दोनों जुड़ करके कितने हो गए, फिर ये एम वी स्क्वायर हो गया केवल जुड़ करके, प्लस इससे कैंसिल हो गया है और ये 3 से जो है ये कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 3, है ना। कितना हो गया एम वी स्क्वायर बाई 3। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 4/3 एम वी स्क्वायर, राइट। कितना हो जाएगा ये चीज़ ऐड करने के बाद दिस विल बिकम 4/3 एम वी स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी ना। तो इसमें ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, मतलब कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास कितना है 4m है। ये मान लो v स्पीड से मोशन कर रहा है और ये कितना है 0 है, इसकी स्पीड कितनी है 0 है, मतलब कि किस में है, रेस्ट में है। तो इससे टकराता है, टकराने के बाद क्या है, द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो हल्का ब्लॉक है वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि यम ब्लॉक है ये किस में आ गया है, रेस्ट में आ गया, रुक गया है। तो ये जो 4m का ब्लॉक है ये मोशन करने लगेगा। मान लेते हैं कि इसके मोशन करने की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v प्राइम है, राइट। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लॉ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो देखते हैं क्या होगा फिर। तो पहले कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m इंटू वी, और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है दिस विल बी इज इक्वल टू 4m इंटू वी प्राइम। तो यहाँ से v प्राइम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v प्राइम विल बी इज इक्वल टू v बाई 4, राइट। तो v प्राइम की वैल्यू आ गई v बाई 4, है ना। आसानी से कोई भी लिख सकता है। अब मुझे इसमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का कोफिशिएंट हमें डिटरमाइन करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v प्राइम माइनस 0 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये कितना हो जाएगा v माइनस 0, मतलब कि v प्राइम डिवाइडेड बाई v। तो v प्राइम डिवाइडेड बाई v दिस विल बी 1/4 एंड 1/4 मतलब 0.25। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी मात्र एक वैल्यू होगी और वो कितना है 0.25 है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अ बॉडी इनिशियली रेस्ट एंड along a frictionless track from a height h as shown in the figure just completes a vertical circle of diameter d, राइट। ये चीज़ है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम में कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पे पहुँचने के बाद वो जस्ट ये एक वर्टिकल सर्कल क्या करती, कंप्लीट करती है। तो यहाँ पे जब बॉडी पहुँचेगी इस लोकेशन पे जो इसकी वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इट मस्ट बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5r/g, इतनी होनी चाहिए कम से कम एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। इस लोकेशन पे जो वेलोसिटी है √5rg होना चाहिए। यहाँ पे r क्या है, डायमीटर का आधा है, यानी r जो होगा d/2 हो जाएगा।
तो एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ से देखें तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी है E, वही इस पॉइंट पे एनर्जी होना चाहिए। इस पॉइंट पे एनर्जी जो है दिस इज mgh इज इक्वल टू ना mgh, ये यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो हाफ mv², यानी कि 5rg। 5rg, r बोले तो ये हो गया d/2 और g मतलब कि ये g हो गया है ना, हाफ mv² से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, g से g कैंसिल हो गया। ओवरऑल जो h की वैल्यू आ गई दिस इज़ 5d/4, यानी कि जो हाइट है इसकी h वो 5d/4 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये इतनी होगी। फिर कोई ऑप्शन है क्या 5d/4? हाँ, तो ये है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया गया है फिर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम। मास कितना है? 1 ग्राम, यानी कि इसका मास हम यम बोलेंगे। 1 ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। हाइट जो है इसकी h, ये कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड, जो भी है स्पीड, कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करता है? इट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। टेक g कांस्टेंट विद द वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। द वर्क डन बाई द डी यानी डन बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया ये पता करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क का मतलब जो होता है W, ये हो जाएगा mg, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और हाइट इतना उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो mgh के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क होगा। तो m की वैल्यू 10⁻³ h की वैल्यू 10⁻³ और g की वैल्यू है कितनी है? 10 है, राइट। तो ये m की वैल्यू, h की वैल्यू, g की वैल्यू ना, तो कोई फ़र्क नहीं, कहीं किसी भी क्रम में रखें। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 10 जूल, यानी कि 10 जूल का वर्क किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अब इसके बाद दूसरा पूछ रहा है रजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर इज। एयर का रजिस्टिव फोर्स कितना वर्क कर रहा है? तो अब 10 जूल का तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क किया, तो नेट वर्क कितना हुआ पहले ये पता करते हैं। तो जो टोटल वर्क डन होगा, डेल्टा टोटल वर्क जो होगा W नेट, दिस विल बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसका है? WG लिख देता हूँ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क। तो WG प्लस W एयर रेजिस्टेंस, यानी कि WR बोल दिया ना, इट मस्ट बी इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर होना चाहिए। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। इसमें मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम इस थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क तो है 10 प्लस ये पता करना रेजिस्टिव फोर्स का वर्क कितना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए वो रेस्ट से चलना शुरू किया था, वहाँ पे गिराया जा रहा है और उसकी ग्राउंड पे पहुँचने के बाद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आया होगा हाफ m इंटू v² आया होगा। तो यानी कि 10 प्लस WR दिस इज इक्वल टू हाफ m। मास जो है 10⁻³ है और v की वैल्यू 50 है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये 10 है, तो WR की जो वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा कुछ कितना मिलेगा देख लेते हैं फिर। तो ये मिल जाएगा हमें 1.25 माइनस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -8.75 जूल, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क है दिस इज़ -8.75 जूल और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है 10 जूल। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे एक ऑप्शन ये भी है ना, तो वैसे क्या है, अगर पहला ऑप्शन हमें मिल गया था 10 जूल तो हम कह सकते थे कि यही हमारा सही, क्योंकि पहला और दूसरा बिल्कुल ये इस तरीके से है ना। ठीक, तो ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुड ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम विच इज़ सस्पेंडेड बाई लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। राइट, तो मान लो ये कुछ इस तरीके की चीज़ है, ये ऐसे ये कोई ब्लॉक है वुडन,
इस तरीके से ब्लॉक है ना। ये पॉइंट है जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा होगा या सेंटर ऑफ मास बता रहा होगा। ये एक कोई बुलेट है, यहाँ पे गोली है कोई इस प्रकार से, ये इधर की तरफ मूव कर रही है, गोली जो है इधर की तरफ मूव कर रही है, कितने से 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ऐसा करने से इस वुड में टकराती है और फिर बाहर निकल जाती है, तो जिसकी वजह से ये जो है कुछ सेंटीमीटर राइज़ कर जाता है ना, कुछ मतलब कि कितना सेंटीमीटर राइज़ करेगा, 10 सेंटीमीटर। बेसिकली ये कुछ ऐसे इधर की तरफ झूल जाएगा यहाँ पे, तो एक जो राइजिंग इसमें देखने को मिलेगा, ये वाला राइजिंग, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम है। आपको ये बताना है कि जब बुलेट इससे बाहर निकल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है बुलेट की, है ना। बुलेट पहले इनिशियली इतना है, तो इसको भी हम एनर्जी कंजर्वेशन से लगाएंगे या वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट मूव कर रही है, तो बुलेट के मास को मैं यम मानता हूँ और जो ये ब्लॉक है इसके मास को कैपिटल यम मानता हूँ, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पता है, एक 10 ग्राम है और दूसरा 2 किलोग्राम है। तो पहले तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हो जाएगी हाफ यम इंटू वी स्क्वायर, जहाँ पे वी इतना है, इज इक्वल टू, अब देखो 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने में कुछ एनर्जी इसकी वेस्ट हो गई होगी। तो जो कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में वेस्ट हुई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यम जी एच से, लेकिन यम यहाँ पे कितना होगा, कैपिटल यम, जी और हाइट जो है एच हो गया, प्लस शेष एनर्जी से ये चीज़ क्या करेगा, फिर यहाँ पे मोशन करना शुरू करेगा। मान लो कितना है, वी प्राइम है, तो वी प्राइम स्क्वायर है। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या कर लेना है बेटा, सॉल्व कर लेना है। ये हमारा एकदम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्टुअल है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल दिस विल बी इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर, वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो अगर हम ब्लॉक के मोशन की बात करें, ब्लॉक के मोशन की, तो इसकी एनर्जी एम जी एच मतलब ऊपर की तरफ रेज हुई है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ये वर्क हुआ है। लेकिन ये वर्क कहाँ से हुआ है, ये वर्क हुआ होगा जो बुलेट इससे टकराई है, जिसकी वजह से इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई है। मान लो इसमें जो आई हुई वेलोसिटी है वो है v1, तो कह सकते हैं हाफ इंटू यम इंटू वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, राइट, इतना बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू है दिस विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh, तो 2 है, g तो 10 है और हाइट 10 सेंटीमीटर राइज कर रहा है, मतलब कि 0.1 मीटर। तो यहाँ से जो स्पीड है इसकी कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इस पूरे ब्लॉक सिस्टम के लिए हम लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन कितना है, मास इसका है 0.01 किलोग्राम इंटू स्पीड जो है ये 400 मीटर पर सेकेंड, और ये ब्लॉक रुका हुआ है। लेकिन जब टक्कर मारता है तो टक्कर मारने के बाद जो ब्लॉक की स्पीड होती है जिसका मास यम है, तो उसका मास यम बोले तो कितना है, 2 किलोग्राम है, और स्पीड कितनी हो जाती है, √2 हो जाती है इसी डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में बुलेट भी आगे बढ़ रहा है v प्राइम स्पीड से, तो इसलिए उसका मास रखेंगे 0.01 और उसकी स्पीड रखेंगे v प्राइम। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ओवरऑल 0.01 इंटू 400 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा या 40 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा, ये 4 या 40, हाँ 40 हो जाएगा ये। तो 40 इज इक्वल टू 2√2 प्लस 0.01 इंटू वी प्राइम, राइट। तो यहाँ से v प्राइम की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो v प्राइम विल बी इज इक्वल टू 40 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 0.01, ठीक है, 0.01, इससे हमें डिवाइड करना और इसको हमें सॉल्व करना है। तो ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये लगभग में, राइट, लगभग में मिल जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। कितना मिलेगा, लगभग 120 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो ये ऑप्शन राउंड फिगर में करके 120 मीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फिर इसका। सॉरी यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 ही बल्कि कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा।
तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 2। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा 120 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। वैसे तो 117 के आसपास की वैल्यू मिलेगी, बट 117 के आसपास की वैल्यू कितनी है 120 है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशंस, द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली विल बी। देखिए ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर दो आइडेंटिकल बॉडी जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही है उनके बीच कोलिजन होता है तो उनकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद इंटरचेंज हो जाती है। यानी अब जो ए की वेलोसिटी है वो ये हो जाएगी और बी की वेलोसिटी ये हो जाएगी फिर यहाँ पे। यानी कि ए की वेलोसिटी जो है वो 0.3 मीटर पर सेकंड है और बी की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी ये फोर्स है, ये पोजीशन हो गया, मान लीजिए ये वेक्टर r1 है और ये वेक्टर r2 है। तो चेंज इन पोजीशन जिसको वेक्टर डेल्टा वेक्टर r बोलेंगे तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, राइट। तो अगर वर्क हमें कभी पता करना है तो यही होता है वेक्टर f डॉट वेक्टर डेल्टा r ना, डॉट प्रोडक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो f की जो वैल्यू है दिस इज़ 4i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट में जब हम डेल्टा आर निकालेंगे तो हमें इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि दिस इज़ इक्वल टू, पहली बात तो -2 आई कैप, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा +2 आई कैप, और जे कैप की बात करेंगे 4j कैप में से अगर +5j कैप को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल बी इज इक्वल टू -j कैप एंड +3k कैप, राइट। तो अब हमें वर्क पता करना है, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +0 के कैप राइट कर सकते हैं ना, यहाँ +0 के कैप राइट कर सकते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया और +0, तो ओवरऑल कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 जूल का वर्क हो रहा है। ये भी नीट की 2016 फेज़ 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी उस पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है जो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है उस पर टेंजेंशियली वो कांस्टेंट है। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू दिस बाय द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगनिंग। तो हमें क्या करना है कि उसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि कितनी है अगर 2 रिवोल्यूशन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी हो जाती है। ठीक है, इतनी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, पहले एक सर्कल बना ही लेते हैं ना, सर्कुलर पाथ, ये चीज़ है। इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ वर्क कर रहा होगा और टेंजेंशियल फोर्स इधर की तरफ इस पे वर्क कर रहा है ब्लॉक पे, है ना। ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसको Ft बोल दिया गया है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको Fc बोला गया है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं हो रहा है, इस वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स जिस दिशा में वर्क कर रहा है, बॉडी उस दिशा में डिस्प्लेस कर रही है हरदम। जैसे यहाँ बॉडी पहुँच गई है तो टेंजेंशियल फोर्स इधर हो गया तो इसको इधर डिस्प्लेस करवा रहा है। तो ओवरऑल ये फोर्स जो है 2 रेवोल्यूशन 2 चक्कर तक लग रहा है फिर यहाँ पे, है ना, 2 चक्कर तक लग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम सॉल्व करें तो देखा जा सकता है, कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क कर रहा है। तो इसका मास जो है यम अभी सपोज कर लेते हैं, हो सकता है मास की ज़रूरत ना पड़े। तो फोर्स टेंजेंशियल इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 2 चक्कर में 2 रिवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा, एक में 2 पाई आर आएगा और दूसरे में 2, उसी का 2 गुना, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई आर का रिवोल्यूशन हो गया, 4 पाई आर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ
यम वी स्क्वायर ना, माइनस फिर कितना हो जाएगा इनिशियल जो भी था, तो इनिशियली रेस्ट पे था, एनीवे ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसको बोल सकते हैं डेल्टा के, राइट। डेल्टा के की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। एफ टी जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो एम इंटू ए इंटू 4πr इज इक्वल टू डेल्टा के 8 इंटू 10⁴ जूल, राइट। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि कितनी हो जाएगी 8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से यम इंटू 4πr। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं, जैसे 8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई मास की जो वैल्यू है वो 10 ग्राम है। कितना है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और फिर यहाँ पे जो है किसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम रेडियस, जो कि 6.4 सेंटीमीटर की बना था। 6.4 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻², इतना मीटर हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हम पाएंगे कि ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये लगभग में आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये 0. इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा फिर ये चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व, राइट। तो ये हमारा हो गया आंसर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखते हैं कहीं पे है ऑप्शन, हाँ ये है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन टेंजेंशियली उस पर लग रहा था। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स पे इतना लग रहा है। वेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये तो हमें पहले से ही पता है। व्हाट पावर विल डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम टी। तो टाइम टी पे क्या पावर डेवलप हो पाएगी इसकी, है ना। तो क्या पावर डेवलप हो पाएगी ये हमें डिटरमाइन करना है ना। तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पावर का एक्सप्रेशन फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पावर जो होता है P, दिस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। यही तो होता है ना। फिर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि dt ऑफ W ये होता है। और W की अगर हम बात करें तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा F dt फोर्स हो गया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क होता है वो ये होता है F इंटू इतना, यानी कि वेक्टर F डॉट वेक्टर S ये इतना हो जा रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर इसको हम राइट करें तो F कैन बी रिटन एज dt ऑफ वेक्टर F डॉट ये क्या हो गया S हो गया फिर यहाँ से, है ना। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। या तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस वे कि वेक्टर F डॉट dt ऑफ वेक्टर S, तो P विल बी इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V। क्यों भाई, जो dt ऑफ S होता है किसके इक्वल होता है, वो V के इक्वल हो जा रहा होता है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर हम किसी तरह से V, क्योंकि देखो F जो है T के टर्म में पता ही हमें, V अगर हम किसी तरह डिटरमाइन कर लें तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना पावर इसमें जनरेट डेवलप्ड हो रहा है इस फोर्स के द्वारा। तो V पता करने का तरीका देखिए कैसे हम V पता करेंगे। अगर हम V की बात करते हैं ना, V की हम बात करते हैं तो V पता करना बहुत आसान है, और वो इस प्रकार से है क्योंकि हमें पता है A इज़ इक्वल टू dt ऑफ कितना होता है V होता है, ठीक है। A इज़ इक्वल टू dt ऑफ V हो रहा होता है। जैसे फोर्स को हम यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते थे। तो ओवरऑल जब हम dV राइट करेंगे तो दिस विल बी इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट dt। तो यानी कि अगर हम dV को अगर इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो V विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर A dt। बट वेक्टर A क्या है, एक्सेलरेशन आया हुआ है, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपान मास। तो इसी फोर्स को मास से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ मास को अगर हम बाहर कर लें 1/m, तो दिस कैन बी रिटन एज F dt।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो v इज इक्वल टू 1/m और f की जो वैल्यू है 1/m, m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो इसको हम हटा ही देते हैं अब डायरेक्ट, और f जो है इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 2t का जो इंटीग्रेशन होगा, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके ही लिख रहा हूँ ना यहाँ से, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो 2t का जो इंटीग्रेशन होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू 2t² 2, है ना, i कैप प्लस 3t² का इसी प्रकार से 3 × t³ 3, और ये j कैप हो जाएगा, i कैप और j कैप, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर हमें मत पता हो गया हम, और वेलोसिटी वेक्टर अगर हम देखेंगे तो ये हो गया t² i कैप प्लस t³ j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इसी में वैल्यू पुट करके पावर पता कर लेते हैं। तो जो पावर होगा इन्हीं वेलोसिटी वेक्टर, मतलब इसका और ये फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2t को अगर t² में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कहीं मैं लिखता हूँ, इधर कहीं पावर में, तो t² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2t⁻3, ठीक है। आई कैप चूँकि स्केलर क्वांटिटी होती है ना पावर, तो इस वजह से आई कैप हट जाएगा। और 3t² t⁻3 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t⁵ इतना हो जाएगा। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है ना, वाट। तो इसका जो सिंबल होता है यूनिट का, कैपिटल लेटर W होता है, ठीक है, या WATT लिख देंगे स्मॉल लेटर में। तो ये चीज़ हो जाएगी पावर इसकी। कोई ऑप्शन है ऐसा 2t⁻3 प्लस 3t⁵, हाँ ये चीज़ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r, है ना, एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ में इंटर कर रहा है। तो इंटर मतलब यहीं से करेगा, नीचे से अगर मान लीजिए लूप है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो ये बात पहले से हम लोग जानते हैं, √5rg। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो स्प्रिंग से अटैच है तो जो टेंशन होता है वो कितना होता है, 6 mg के इक्वल होता है, ठीक है। टेंशन 6 mg के इक्वल होता है। ये दो बातें पता होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो है ये चीज़ सही होना चाहिए। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी क्रिटिकल वाली, वो हो जाती है √rg हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके बिल्कुल यहाँ हॉरिजॉन्टल में होती है, दिस इज़ √3rg, ठीक। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन √5rg, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, 2 पार्टिकल्स A एंड B मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2 वेक्टर एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स A एंड B फॉर देयर कोलिजन का मतलब है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आ जा रहे हैं। तो कोलिजन का मतलब यहाँ ये होगा। तो फिजिकल कांटेक्ट में आने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए t टाइम के बाद वो एक दूसरे से के पास आ जा रहे हैं, तो t टाइम में दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम होना चाहिए। तो कैसे होगा, t टाइम के बाद पहले पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो r1 प्लस उसकी वेलोसिटीज़ वेक्टर v1 इंटू टी, ये इक्वल होनी चाहिए r2 वेक्टर प्लस वेक्टर v2 इंटू टी, है ना। कॉन्सेप्ट ये है क्वेश्चन में। तो इस आधार पे जब हम सॉल्व करेंगे तो वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 ये जो हमें मिल जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू वेक्टर इतना माइनस वेक्टर v1 और इनटू फिर कितना हो गया यहाँ से t हो गया। ये क्या है, v1 है, ठीक है। इसको आपको समझना है कि ये v1 है, ठीक। तो यहाँ से हम चाहें तो t की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, t की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वैसे मैग्नीट्यूड के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर r2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 इंटू फिर t। तो यहाँ से t की जो वैल्यू होगी, दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा फिर ये वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, ठीक है। इतनी बात आप सबके समझ में आ गई होगी। फिर अब अगर हम यहाँ से इस चीज़ को देखें तो यही जो t की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे प्लेस्ड कर दें, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस्ड कर देते हैं, तो प्लेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिलेगा वो मिल जाएगा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इज इक्वल टू
वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 और प्लेस करेंगे तो मैग्नीट्यूड में वही चीज़ हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में वो चीज़ होने का मतलब ये है कि ठीक, तो वैल्यू को जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो ओवरऑल हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, द हार्ट ऑफ अ मैन पम्प्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम है कितना है, 5 लीटर है। अब इस लीटर को हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एसआई यूनिट जो होती है वॉल्यूम की वो मीटर क्यूब होती है। तो आसान है, 10⁻³ से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट्स, यानी कि पर मिनट का मतलब यहाँ जो टाइम हमें गिवन है वो कितना है, पर मिनट, मतलब कि 60 सेकेंड्स है, ठीक है। एट अ प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी मरकरी में जो हाइट रेज हो रहा है वो कितना है, 150 मिलीमीटर है। तो इस मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 0.15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ मरकरी बी 13.6, यहाँ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जी इतना है, तो जो पावर ऑफ हार्ट है वो वाट में कितना होगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रखा है, इस वजह से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी पावर की, वाट ही आएगी। तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। तो अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो W/T हो जाएगा, ठीक है। W मतलब वर्क जो हो रहा है पंप करने में ब्लड को, तो वर्क जो होता है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, राइट। तो PV/T हो गया। प्रेशर का मतलब ये पावर है, ठीक है, और ये प्रेशर है, यानी कि ये पावर है और ये P जो है प्रेशर है, प्रेशर। तो प्रेशर जो कभी हम किसी मेज़रमेंट में जैसे कि मरकरी वाले कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो होता है ρg/H इंटू V डिवाइडेड बाई फिर कितना हो गया, T हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है। तो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे सब, रो की वैल्यू मतलब 13.6 × 10⁻³ जी की वैल्यू 10, ठीक है, और एच जो हाइट है, कितना हाइट ये रेज कर रहा है, 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर इंटू वॉल्यूम जो है 5 × 10⁻³ है, और जो इसमें टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 60 सेकेंड। तो ओवरऑल जो ये सारी वैल्यूज़ हैं पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.70, लगभग इतना ही मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.70 वाट, तो इतनी चीज़ हो जाएगी, मतलब कि ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल है, ये इसको v0 स्पीड से फेंका जा रहा है नीचे। तो फेंके जाने के बाद ये ग्राउंड पे टकराता है और टकराने के बाद फिर इतनी हाइट अटेन कर लेता है। मतलब कि अगर देखा जाए इस कंडीशन में यहाँ पे, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी कुछ कह रहा है कि इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी, यानी यहाँ पे जितनी एनर्जी रही होगी, यहाँ पे जो भी एनर्जी रही होगी तो उसको तो हम निकाल सकते हैं ½mv0²। अब ये एनर्जी 50% लूज़ हो गई है, अब वो 50% बची हुई एनर्जी से, यानी कि आधी एनर्जी से, यानी कि ½ mv² की आधी एनर्जी से ऊपर जा रहा है, और फिर ये एच हाइट तक पहुंच जाता है, यानी कि उसी हाइट तक, मान लो हाइट एच थी, तो इसमें जो एनर्जी अब आ गई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो mgh हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इसी के कॉन्सेप्ट से देखें तो ओवरऑल जो mgh एनर्जी है ये इस एनर्जी का 50% ही तो है, 50% का मतलब आधी एनर्जी, तो आधी एनर्जी ऑफ ½ mv0²। तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल v0² की जो वैल्यू हो गई, दिस इज़ 4gh। तो v0 मतलब 4g की वैल्यू इसमें बोला है 10 और h की वैल्यू बोले हुई है कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये v0² इज़ इक्वल टू, सॉरी, हाँ सब कुछ तो ठीक ठाक ही रखा गया है, तो ये हो जाएगा 800
यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोगों ने छोड़ दिया है, उस कॉन्सेप्ट को और ध्यान रखते हैं। जैसे ये इतनी स्पीड से फेंका जा रहा प्लस एच हाइट पे भी है, तो इसके पास इतनी एनर्जी है टोटल, राइट। तो यहाँ पे हमें इतना ना रख करके प्लस फिर क्या रखना पड़ेगा, mgh रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा जो भी मिलना होगा। तो gh इज इक्वल टू, ये इसको 2 ही कर लेते हैं इधर, 2gh इज इक्वल टू V0²/2 प्लस GH, है ना। तो इसको इधर हमने ट्रांसफ़र कर लिया इधर की तरफ, तो 2GH ये इधर जाएगा, ये वाला GH तो माइनस GH हो जाएगा, यानी GH इज इक्वल टू V0²/2। तो ओवरऑल जो V0² है ये हो जाएगा 2GH, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं 2, G की वैल्यू 10 और H की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 है। तो ओवरऑल ये हो गया 400। तो V0 की वैल्यू जो आ गई, दिस इज़ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, चूँकि ये हाइट पे भी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी तो है ही, जो फेंका जा रहा है डाउनवर्ड। लेकिन जब वो रिबाउंड होता है तो यहाँ पे इसके पास केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आधी है काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि 50% तो यहाँ ग्राउंड पे टकराने के बाद ख़त्म हो जा रही है, लूज़ हो जा रही है, ठीक है। तो ये इतना था क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक। तो कितना आ गई स्पीड इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v, राइट। एक m मास का ब्लॉक है जो v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास m विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। मतलब कि एक दूसरा ब्लॉक है m जो कि रेस्ट में है, किसमें है ये, रेस्ट में है, इससे टकराता है, ठीक है। ये पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एंगल 0 नहीं, ये थीटा होगा, एट एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन इसकी यही है। मान लो पहला ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ मूव करने लगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ मूव करने लगा, कितनी वेलोसिटी से, v/3 वेलोसिटी से, ठीक है। इधर की तरफ ऐसे कोलिजन मान लो यहाँ पे कहीं हुआ ऐसे, या इधर ही कहीं हुआ मान लो कोलिजन, वेट 1 मिनट, है ना। ये m मास का ब्लॉक कोलिजन यहाँ पे होगा, तो पहला ब्लॉक इधर जाने लगा, इससे कितना एंगल बनाते हुए, थीटा। तो दूसरा भी इधर कहीं जाएगा ऐसे, इधर से ऐसे, ये चीज़, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v/3 से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कितना है, v' या v1 मान लेते हैं, ठीक है, या v2 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा ब्लॉक है तो इसकी वेलोसिटी v2 है। यही पता करना सेकंड ब्लॉक्स की स्पीड आफ्टर द कोलिजन कितनी है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, राइट, इलास्टिक कोलिजन है, तो इस वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दिस इज़ हाफ m v²। ये रुका है तो ये 0 है काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, दिस इज़ हाफ m, ये v/3 का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने रख दिया, अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो हाफ m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो अगर देखें यहाँ से तो लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो दिस विल बिकम 8/9 v² इज इक्वल टू v2²। तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी स्क्वायर रूट 8/9 v²। 8 का स्क्वायर रूट जो होता है 2√2 और v² का v हो गया, डिवाइडेड बाई 9 का 3 हो गया, तो 2√2/3 इंटू वी, राइट, 2√2/3 इंटू वी। तो ये वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ ड्राइवन बाई अ, ड्रीवन या ड्राइवन जो भी है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिए इतना, बाई अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k वाट्स। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज़, कितना होगा ये बताना है। यानी कि हमें ये गिवन है इसमें कि जो पावर p है दिस इज़ इक्वल टू k, कितना है ये, k है। तो पावर p हमें पता है, दिस इज़ इक्वल टू d/dt ऑफ w, ये कितना है, k है। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं
कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू कितना हो गया डी टी। अब अगर दोनों साइड को हम इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें जो W मिल जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू के इंटू टी। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। लेकिन अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से वहीं पर हम देखें कि क्या है कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और मान लीजिए टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही इसी वर्क के बराबर होगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ यम वी स्क्वायर, राइट। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है तो इनिशियली 0 है, तो इज इक्वल टू के इंटू फिर कितना हो गया यहाँ से टी हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो v होगा बेसिकली द वैल्यू ऑफ v, दिस विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 फिर कितना हो गया ये k, चलो मैं इसी प्रकार का k लिखता हूँ, 2k 2k और t भी होगा यहाँ अंदर, कितना होगा t भी होगा डिवाइडेड बाई m, क्यों यही हो जाएगा ना, v की वैल्यू हो जाएगी फिर, ठीक है, v की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमें फोर्स डिटरमाइन करना है ना, कुल मिला करके हमें क्या करना है, फोर्स को डिटरमाइन करना है। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ पी, यानी कि लीनियर मोमेंटम होता है। अब इसको लिखेंगे तो डी डी टी ऑफ यम इंटू वी हो जाएगा, जिसको हम राइट कर सकते हैं यम डी डी टी ऑफ वी। तो इसी v का हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो f दिस विल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये m और d डी टी ऑफ √2k t बाई यम, ठीक है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओवरऑल जो डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू, देखिए यम तो बाहर है ही, 2 और k ये भी बाहर हो जाएंगे, √t का ही केवल हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो √2 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, √t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब इसको पहले हम बाहर कर लेते हैं 2k बाई m। तो √2 मतलब t की पावर 1/2, टी की पावर कितनी हो गई 1/2। और डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करके इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओवरऑल ये जो है मिल जाएगा हमें m, हाँ इसको भी सॉल्व करते चलते हैं, तो ये मिल गया हमें √2m k इंटू इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, दिस विल बी वाट 1/2 इंटू टी टू द पावर -1/2, ठीक है, इतना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं √2m k हटा देते हैं, क्योंकि जब इससे सॉल्व करेंगे तो m k हो जाएगा डिवाइडेड बाई, रूट में रहेगा सम, है ना, ये रूट में रहेगा, इंटू टी की पावर -1/2, टी की पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, एम के डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। टोटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़न किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। आप इसको फिर से देख लीजिएगा वीडियो, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है कैसे सॉल्व किया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 m2 मूव विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 ऑन कोलिजन, वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल, ओके, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी ई एनर्जी एब्जॉर्व करके एक्साइटेड हो गया। इफ़ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव, हमें देखो तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया है, जैसे अगर मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन होता तो सिंपली एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख लेते। जैसे ये पहला ही मान लो ऑप्शन हमारा है, तो ये चीज़ नहीं होता उसमें, लेकिन जैसे वो एब्जॉर्ब करके गया हुआ है तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो इक्वेशन हम कुछ इस टाइप से राइट करना चाहेंगे, इस टाइप से राइट करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ को ना। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट्स Kp Kq such that Kp is greater than Kq.
दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस ए, राइट। पहले केस में क्या है, सेम अमाउंट से स्ट्रेच किए जाते हैं। देन बाय द सेम फोर्स, दूसरे में सेम फोर्स से स्ट्रेच किए जाते हैं। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू, राइट। जो वर्क हो रहा है, मान लीजिए पी स्प्रिंग द्वारा जो वर्क हो रहा है वो डब्ल्यू पी है, और क्यू स्प्रिंग द्वारा जो वर्क हो रहा है डब्ल्यू क्यू है। आर इज़ रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है, केस ए और केस बी के लिए। ऑप्शन गिवन है ये, इधर इतना जो ऑप्शन है केस ए है, और इसके बाद जो कॉलन सेमी कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है वो केस बी के लिए है, ठीक है। तो केस ए और केस बी के लिए ऑप्शन गिवन है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें कि सेम अमाउंट से, तो देखिए जो स्प्रिंग जो वर्क होता है डब्लू, दिस इज़ गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो अगर पी के लिए हम देखेंगे तो डब्लू पी यानी डब्लू पी हो जाएगा हाफ के पी और एक्स स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से अगर डब्लू क्यू के लिए देखें तो ये हो जाएगा हाफ के क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें हम, तो ये चीज़ दोनों में तो सेम है, दोनों में अगर सेम है तो के पी और के क्यू में जो ज़्यादा होगा वही डब्ल्यू पी और डब्ल्यू क्यू ज़्यादा होगा। जैसे के पी ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू पी विल बी ग्रेटर दैन डब्ल्यू क्यू। पहला तो रिजल्ट हमें ये मिल गया, डब्ल्यू पी इज़ ग्रेटर दैन डब्ल्यू क्यू। तो अब या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही एक ऑप्शन ही बचता है है ना, डब्ल्यू पी इज़ ग्रेटर दैन डब्ल्यू क्यू, यही एक ऑप्शन बचता है। तो अब इसमें आगे जो है हमें और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये वाला केस ना दिया हो, केवल केस बी दिया हो, तो आप कैसे ये बता करेंगे कि ये ही करेक्ट होगा फिर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केस बी के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो केस बी मान लीजिए दोनों पे सेम अमाउंट का फोर्स लगा है, या फिर इक्वल टू के एक्स होता है ना, वैसे क्या होता है के एक्स होता है। तो ये पहली कंडीशन में के पी इंटू एक्स वन हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू एक्स टू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम चाहें तो x1 और x2 की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो x1 जो हो जाएगा हमारा, दिस विल बी एफ अपान के पी, और इस सिचुएशन में जो x2 होगा, दिस विल बी इज इक्वल टू एफ पी अपान के क्यू, ठीक है। तो अब हम अगर डब्ल्यू पी निकालें, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हाफ के पी x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो डब्ल्यू क्यू हो जाएगा, दिस विल बी हाफ के क्यू x2 स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा फिर। तो चलिए वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, के पी हो गया, x1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई के पी स्क्वायर, यानी ये न्यूमरेटर में केवल हमें, डिनोमिनेटर में के पी मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू। तो अब जो के पी और के क्यू में से जो ज़्यादा होगा उसके लिए वर्क कम हो जाए, क्योंकि रेसिप्रोकल जैसा रिलेशन हो गया है, तो इसलिए डब्ल्यू क्यू के क्यू कम है के पी से, इसलिए से डब्ल्यू क्यू जो होगा डब्ल्यू पी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो है पहले ही करेक्ट हो चुका था, लेकिन ये हम लोग देख रहे थे कि कैसे अगर दूसरा केस ही होगा जब इक्वल फोर्स के लिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लेइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट, इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speeds v, the total kinetic energy generated due to explosion is। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, तो आप सॉल्व करिएगा। फिलहाल मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3/2 mv स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ यूनिफॉर्म फोर्स या फिजिकल टू इतना न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, ठीक है। हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस मीटर टू दिस, द वर्क डन। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले वेक्टर आर निकाल लो ना, वेक्टर आर जो हो जाएगा, ये पहले का पोजीशन वेक्टर है ये r1 और दूसरा पोजीशन है r2 है, तो r2 माइनस r1। हाँ ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, तो इस टाइप का। तो देखो कैसे क्वेश्चन की कैटेगरी है, जो टाइप है वो रिपीट हो रही है फिर ना हर बार। तो अगर आप इनको रिवाइज़ करते हैं बढ़िया से,
है ना, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं स्टडी करना है, बस आपको जानना ये है कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिजिक्स को बहुत हाई फाई आप पढ़ लेंगे तो फिर तो भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपको बस उतना ही जानना है जितना कि एग्जामिनेशन में पूछा जाना है, ठीक है। आपको ढेर सारी चीज़ें नहीं जाननी है, ठीक। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस हो जाएगा 2k कैप, ठीक। तो ये वेक्टर r हो गया और ये f हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो w मिल जाएगा। तो w मतलब क्या, वेक्टर f डॉट वेक्टर r। f और r मतलब i कैप का i कैप के साथ, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये 3 है ये 1 है, 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। तो इसका k कैप कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा फिर, यानी ओवरऑल कितना आ गया 9 जूल। तो 9 जूल का वर्क जो है इसमें लग रहा है या हुआ है वर्क ना, फोर्स ने कितना वर्क किया है, 9 जूल का वर्क किया है। तो ये आप हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, अ पार्टिकल विद टोटल एनर्जी E इज़ मूविंग इन अ पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन। उसी रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होगा जब हम देख सकते हैं, देखिए उसके पास टोटल एनर्जी E है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे वो रीजन है X है तो इसको भी हम लोग ऐसे KX या कुछ बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो KX प्लस UX। तो अगर देखा जाए मतलब कि अगर KX जो है ओवरऑल अगर ये ज़ीरो ना होने पाए तो जो एनर्जी होगी रिस्ट्रिक्टेड होगी, कैसे कि जो ये UX है ना, UX जो हमारा है वो टोटल एनर्जी से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी से कम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या उसके बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा करेक्ट, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा ये है वो है, 1 कुली टेक्स 1 मिनट्स टू रेज अ सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, बट द सेकेंड कुली टेक्स 30 सेकेंड टू राइज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, द पावर ऑफ 2 कुलीज। तो पावर मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। अब सूटकेस की बात है, मान लो सूटकेस का जो वेट है वो mg है और वो h हाइट तक उठ रहा है, ठीक है। एक जो है 1 मिनट ले रहा है तो 60 सेकंड हो गया पहले की पावर, दूसरा भी सेम हाइट तक उठा रहा है तो उतना ही वर्क करेगा, लेकिन ये अब कितना ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। तो इन्हीं की दोनों के पावर का जो रेशियो पता करना है, यानी कि P2/P1, तो ये हो जाएगा 30/60, है ना। सॉल्व करने में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, तो रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड इज़ इतना, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड R इज़ द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, राइट। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हैं ना, स्टेबल का मतलब है कि वो उसी जितनी भी डिस्टेंस पे है या जहाँ भी है वो बनी रहे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कन्फिग्रेशन नहीं चेंज हो रहा है, उतना ही बना हुआ है, तो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए हरदम। मतलब कि एनर्जी जो चेंज हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब कि जो ये R के साथ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें, है ना, dr, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 × a r⁻³ माइनस, ठीक इसी प्रकार से B/r का जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा दिस विल बी -B/r², ठीक है। तो माइनस एंड माइनस दिस विल बिकम प्लस, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो ओवरऑल B/r² दिस विल बी इज इक्वल टू 2a/r³। तो यहाँ से जो r के लिए एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना, r के लिए जो एक वैल्यू मिल जाएगी, दिस विल बी इज इक्वल टू 2a/b, है ना। तो मतलब क्या है, दो पार्टिकल जो a और b थे, ये इनके बीच की जो गैपिंग है कितनी हो कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहे, तो वो r जो है इतना होना चाहिए, ठीक है। तो 2a/b ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगले से पहले पिछले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं।
ये स्टेबल इक्विलिब्रियम लेने के लिए इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो है सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर वो पॉजिटिव आ जा रही है तब तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर पॉजिटिव नहीं आ जा रही है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और हमें ऑप्शन यही मिल जाएगा करेक्ट। ठीक, तो ओवरऑल अगला देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा है। तो अगला क्वेश्चन यही है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 किलोग्राम इज़ रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सॉलिड सिलेंडर जान रहे हो ना, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है कि सॉलिड सिलेंडर जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, इट कोलाइड्स विद द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट इतना, द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। देखिए, तो ये टोटली एनर्जी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है। तो मतलब कि जो रोल करते समय उसके पास एनर्जी है, उतनी एनर्जी से उसको कंप्रेस करेगा। तो ये हो जाएगा हाफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के, मान लो एक्स कंप्रेस कर देता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जब रोल कर रहा है तो इसके पास जो एनर्जी है, एक तो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्लस वो रोटेशन भी ले रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी एनर्जीज़ है उसके पास। हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई इश्यू नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में बराबर होगी, यहाँ भी पी वही होगी, इधर भी अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो पी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो मोस्टली क्या लोग होते हैं, लिखते नहीं है ना, ठीक है, बट लेकिन अगर सारी एनर्जीज़ को लिखा जाए तो वहाँ लिखा जाना चाहिए वो चीज़, कोई बात नहीं, चलिए लिखा जाए या ना लिखा जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इसको देखते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे हाफ यम वी स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर का, बेसिकली ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, कैसे हम लोग कैलकुलेट, देखिए सॉलिड सिलेंडर को हम बोल सकते हैं कि वो एक डिस्क है, और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ यम आर स्क्वायर, राइट, हाफ यम आर स्क्वायर। तो हम आर रख देंगे यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया हाफ यम, हाफ का मतलब हाफ, ठीक, 2 एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा, ओमेगा जो होता है वो वी अपन आर के बराबर होता है, तो वी अपन आर का होल स्क्वायर, ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या, 1/2 हर जगह से कैंसिल आउट, यहाँ मिल गया यम वी स्क्वायर प्लस यम आर स्क्वायर, वैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मामला ख़त्म हो गया इसका। यहाँ मिल गया यम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब ओवरऑल मिल गया 3/2 यम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान से देखिएगा जो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मिल जाएगा 3/2 यम वी स्क्वायर बाई के, इतने पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसी में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी, दिस विल बी इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, 0.6 मिल जाएगी, ये 0.6 मीटर, तो 0.6 मीटर का कंप्रेशन उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये है, 2 स्फीयर्स A एंड B ऑफ मासेज m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड, राइट। A इज़ एट रेस्ट इनिशियली, जो A है वो रेस्ट पे है, ऐसे है, मान लो A रेस्ट पे है, और जो B है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस ऐसे होगा। फिर मान लीजिए क्या है, यहाँ कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करने के बाद ये कहा जा रहा है कि B हैज़ अ वेलोसिटी v/2, यानी जो B है v/2 की वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर B इधर की तरफ जाने लगा है ना, इधर की तरफ, कितनी वेलोसिटी से, v/2 से जाने लगा है। ठीक, B का जो मास है m2 है और A का मास m1 है। जो है इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द मास A मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि इधर कहीं जो है
थीटा एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से ये मास जो है ब्लॉक ए यानी कि ए जो है मूव करेगा कितनी वेलोसिटी से, कुछ भी वेलोसिटी मान सकते हैं यहाँ पे, मान लो वी डैश वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन देखें लीनियर मोमेंटम का, तो पहले एक्स डायरेक्शन में देखें तो एक्स डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, m2 इंटू वी प्लस 0 इज इक्वल टू, इस वेलोसिटी का ही केवल एक कंपोनेंट इधर होगा जिसे हम कह सकते हैं m1 इंटू वी प्राइम कॉस थीटा, राइट। इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, दैट विल बी m2 इंटू वी डैश साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया m1 वी डैश कॉस थीटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा जो इक्वेशन हम बना लेंगे वो वाई डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में था और वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई मोशन नहीं है तो ज़ीरो है लीनियर मोमेंटम। अब कोलिजन के बाद जो लीनियर मोमेंटम बन रहा है वो तो बन रहा है m1 वी प्राइम साइन थीटा प्लस दूसरा भी है जिसका मास m2 है, m2 इंटू वी बाई 2 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो जा रहा है। तो अब अगर हम मान लीजिए कि इस m2 को इधर ट्रांसफ़र भी कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं m2 इंटू वी बाई 2 माइनस में दिस इज़ इक्वल टू m1 वी प्राइम साइन थीटा, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 है। तो थीटा ही पता करना है। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं तो लेफ़्ट साइड में जो चीज़ हमें मिल जाएगी दिस विल बी -1/2, है ना, -1/2। और दूसरा जो हमें मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे tan थीटा मिल जाएगा। तो थीटा विल बी इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2। तो ये एंगल हो जाएगा फिर यहाँ से, यानी कि इसका जो ये चौथा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ कार ऑफ मास m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of the car is proportional to, यानी कि हमें instantaneous velocity डिटरमाइन करनी है। तो देखिए instantaneous velocity हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, hence we know very well पावर जो होगा वो हो जाएगा f इंटू वी, राइट। पावर जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि फ़ोर्स को हम लिख सकते हैं कुछ तरीके से। फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाता है m dt ऑफ v और इंटू फिर कितना हो जाएगा v, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि p नॉट dt कैन बी रिटन एज m इंटू वी dv, राइट, इतना लिखा जा सकता है। अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो ओवरऑल हमें यहाँ से मिल जाएगा p नॉट t इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे m हो गया और v का इंटीग्रेशन हो गया v²/2। तो अब अगर हम यहाँ से v निकालें ना, v निकालें तो वी कैन राइट v² इज इक्वल टू p नॉट इंटू t डिवाइडेड बाई m। तो जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 स्क्वायर रूट p नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट m, ये √2 हो जाएगा इंटू t टू दी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। फिर t टू दी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो देखिए इसमें ये जो इतनी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट हैं, तो v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 1/2 या स्क्वायर रूट t अगर कहीं लिखा होता, या इसको हम बोल सकते थे स्क्वायर रूट t, है ना, t की पावर 1/2 को स्क्वायर रूट t भी कहा जा सकता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ़ वर्क इज़ डन। वर्क इज़ डन यानी किसी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी, कब इंक्रीज़ करेगी, वर्क इज़ डन अपॉन द सिस्टम बाई अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा ही हमेशा नहीं हो सकता है। बाई द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स ना, ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन हमारा है कि जो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, जब किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क करते हैं
तो जो वर्क करते हैं वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम बहुत बार यूज़ किए हुए हैं जब हमने पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए और को भी देख देते हैं। तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, वो तो वर्क खर्च हो जाता है, ठीक है। अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं ये भी नहीं, अगर सिस्टम पे हो रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता है। तो जब कभी कोई सिस्टम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करता है तो जो उसमें एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती रहती है। इस वजह से बोल सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीच अ हाइट इक्वल टू अर्थ्स रेडियस, यानी अगर मान लो ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस r है, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो यहाँ तक गया वो, ठीक है, यहाँ तक गया। द पावर एग्जर्टेड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ग्रेटेस्ट। तो पावर मतलब कैसे, ग्रेटेस्ट पावर क्या होता है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो कहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा होगा, देखो जैसे जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर से होता चला जाएगा, मतलब अर्थ के सरफेस से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होता चला जाता है। लेकिन जब ये अर्थ के आजू बाजू होता है, यानी कि अर्थ के सरफेस के पास होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो mgh यही तो वर्क हो रहा है, वर्क बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बोल सकते हैं कि जो पावर इसकी जनरेट होगी, है ना, जो वर्क करने की कैपेसिटी इसकी जो ज़्यादा होगी वो कहाँ पे होगी, अर्थ के सरफेस के इर्द गिर्द होगी। तो क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कोई ऐसा है, एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, नहीं ये तो फिर गलत है। फिर एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, मतलब उस इंस्टेंट पे होगा जब वो हिट करेगी, क्योंकि वही सबसे नज़दीक वाला मामला है अर्थ के सरफेस का, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा।